Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to the lecture number 16. Before that, we have already completed our chapter 4. Now this is our chapter number 5, in which we will talk about the internal control process, which is very important for the accounting operations. Accounting operations always tells you that what you have done. It shows you true and fair picture about your business operations. Now we will talk about theoretically about internal control system, that how internal control system helps the management to avoid any mistake, fraud, discrepancies, or some type of avoiding rules and regulations. Internal control system can be done in many ways. आपको वो प्रोसेस बताया जाता है कि आपने कैसे काम करना है. अगर ये प्रोसेस आप अडॉप्ट करेंगे तो आपके पास रिजल्ट्स ये निकलेंगे. और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम आपको बताता है कि वर्क डन बाय वन पर्सन इज ऑटोमेटिकली चेक्ड बाय अनदर पर्सन. अब वो कैसे होगा? फॉर एग्जांपल, आपके पास काम स्टार्ट होता है फर्स्ट एक प्रपोजल के साथ. उस प्रपोजल में फिर रिकमेंडेशंस आती हैं, वो एक अलग आदमी कर रहा होता है, अलग पर्सन कर रहा होता है. देन आप रिकमेंडेशन से जाते हैं अप्रूवल की तरफ. द थर्ड पर्सन इज इन्वॉल्व और थर्ड पार्टी इज इन्वॉल्व. अप्रूवल के बाद फिर आप उसको प्रॉपर ऑथेंटिकेशन में ले जाकर और उसकी एक्सेप्टेंस देते हैं. So that tells you about a complete process of internal control system in which you can easily check, verify what you have done. So अगर आप internal control system proper तरीके से implement करते हैं तो आपके पास जो discrepancies हैं, जो आपके frauds हैं, जो mistakes हैं, वो सारे के सारे ही operations के दौरान detect हो जाते हैं. वो कैसे होता है? We will talk about later on. First, this chapter is about accounting system and internal controls. Controls is a very important part of any type of business, because without control you cannot achieve your objectives. Now the chapter number 5 will include the definition of accounting system and its implementations. कि आपने अकाउंटिंग सिस्टम को कैसे डिफाइन करना है और फिर उसकी आपने इम्प्लीमेंटेशन कैसे करनी है, ये आपको सारे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के थ्रू पता चलेगा. देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल एंड डिफाइनिंग एंड गिविंग एग्जांपल्स ऑफ 5 एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, कि आपका स्टार्ट कहाँ से हुआ काम और अल्टीमेटली आप किस जगह पहुंच गए हैं. देन थर्ड वन, जनरलाइज एंड पोस्ट ट्रांजैक्शंस इन अ मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम that uses subsidiary ledgers and special journals. अब यहाँ पर एक और नया सिस्टम आ जाता है आपके पास कि आपके पास सब्सिडरी लेजर्स या जर्नल्स और स्पेशल जर्नल्स आपके पास होते हैं. वो क्या हैं हम इसका बाद में आपको बताएंगे. देन इन दिस चैप्टर वी विल आल्सो गिव एन एग्जांपल ऑफ एडिशनल सब्सिडरी लेजर्स एंड मॉडिफाइड स्पेशल जर्नल्स, कि आपने कोई एडिशनल काम किया है तो उसके लिए एडिशनल आपके लेजर्स बनेंगे और फिर आपके मॉडिफाइड स्पेशल जर्नल्स के आपका कोई अगर एडजस्टमेंट हुई है तो फिर आपने उसको कैसे मॉडिफाई करना है. सो दैट इज आल्सो इंक्लूडेड इन चैप्टर नंबर 5. देन अप्लाई कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम टू रेवेन्यू एंड अकाउंटिंग साइकिल, कि आप अगर सॉफ्टवेयर के थ्रू अगर कोई काम कर रहे हैं तो आपने उसको कैसे करना है, उसमें कैसे आपका डाटा ऐड होता है, कैसे आप डाटा डिडक्ट करते हैं, और अल्टीमेटली आपने अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेनी है तो वो कैसे करते हैं. हम एक सॉफ्टवेयर की एग्जांपल लेंगे. ये आपको एक थ्योरेटिकल बेस्ड होगा, प्रैक्टिकली हम इसमें कुछ नहीं करेंगे. अब क्योंकि सारे का सारा काम आपका कंप्यूटराइज्ड हो चुका है, हम ये क्यों सीख रहे हैं? बिकॉज वी शुड नो दैट हाउ अकाउंटिंग सिस्टम वर्क्स. हमें पता होना चाहिए कि हम कैसे कैसे अकाउंटिंग सिस्टम को करते हैं.
लेकिन अब क्योंकि जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, लार्ज कॉरपोरेशंस हैं, वो सारी की सारी आपकी कंप्यूटराइज सिस्टम यूज़ करते हैं, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा लेबर चाहिए। अब लेबर कम होती जा रही है, एम्प्लॉयज़ कम होते जा रहे हैं, लेकिन आपकी जो वर्क है वो बढ़ता जा रहा है। तो वो आप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, एक ही एंट्री करते हैं, जिससे ऑटोमेटिकली आपका एक जर्नल बन जाता है, वही लेजर्स में ट्रांसफ़र होता है, वही आपका इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफ़र हो जाता है, प्लस माइनस खुद ब खुद वो सिस्टम आपका करता रहता है। और अल्टीमेटली आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेनी है तो आप एक क्यूरी लगाते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू और आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रिजल्ट्स मिल जाते हैं। सारी ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपकी बन जाती हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी हर एक चीज़ उसमें कस्टमाइज्ड करके डिफाइन की होती है। सो वी विल टॉक अ लिटिल बिट अबाउट दिस कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, देन वी विल टॉक अबाउट द फीचर्स ऑफ ई कॉमर्स। अब हमारे पास यहाँ पर इंटरनल कंट्रोल है, स्पेशल जर्नल्स और सब्सिडी लेजर्स हम करेंगे, फिर कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, और देन वी विल मूव टू द फाइनली ई कॉमर्स। तो ये हमारे बेसिक ऑब्जेक्टिव हैं चैप्टर नंबर 5 के, जिसको हम 2-3 लेक्चर्स में कवर करेंगे। नाउ एट दिस स्टेज व्हाट इज बेसिक अकाउंटिंग सिस्टम? आपका अकाउंटिंग सिस्टम होता क्या है, कैसे स्टार्ट होता है, और उसके लिए आपने कैसा एक एनवायरनमेंट बनाना होता है कि आपने जो अकाउंटिंग सिस्टम बनाया है वो प्रॉपर इम्प्लीमेंट भी हो सके, कि जिसके रिजल्ट्स आपको ठीक तरह से मिल सकें, आपके रिजल्ट्स पॉजिटिव हों, ये आपने चेक करना है। तो इसके लिए आपको प्रॉपर एक प्रोसेस डिफाइन करना पड़ता है। वो प्रोसेस जब तक डिफाइन नहीं होगा तो आपका जो कंट्रोल सिस्टम है, जो आपका बेसिक अकाउंटिंग सिस्टम है, उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं किया जा सकता। अब क्योंकि हम कॉरपोरेशंस की लेवल पे बात कर रहे हैं, एक हमारा बिजनेस मैच्योर हो रहा है, तो हमारे पास प्रॉपर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। जब आपके पास सोल प्रोप्राइटरशिप होता है तो उसमें क्योंकि एक इंडिविजुअल काम कर रहा होता है, उसने कोई वहाँ पर कोई चोरी नहीं करनी होती, कोई फ्रॉड नहीं करना होता, क्योंकि उसका अपना बिजनेस होता है, सारे का सारा काम उसने खुद करना होता है और उसका रिजल्ट्स भी खुद लेना होता है। तो इसमें इतना एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जब एक से ज़्यादा ह्यूमन बींग्स इन्वॉल्व हो जाते हैं तो फिर वहाँ पर पर्सनल इंटरेस्ट डेवलप हो जाते हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगी जहाँ पर एक से ज़्यादा लोग होंगे तो वहाँ पर एक पर्सनल इंटरेस्ट डेवलप होगा कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मुझे मिले, दूसरा कहेगा ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मुझे मिले। तो आपस में फिर कॉन्फ्लिक्ट अराइज होना शुरू हो जाते हैं और फिर आपके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट डेवलप होते होते आपका अल्टीमेटली वो जो बिज़नेस है या तो वो ब्रेक होता है या उनका जो पार्टनरशिप होती है वो ब्रेक होती है। तो इसलिए आपने ऐसा इन्वायरमेंट डेवलप करना होता है कि इसमें किसी को कोई अपॉर्चुनिटी ही ना मिले, कोई उनका अपॉर्चुनिटी ही डेवलप ना हो कि वो कोई किसी भी किस्म का उसमें फ्रॉड कर सकें उसमें, या कोई अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए काम कर सके। So first we have to develop a culture of accounting system, the process of complete accounting system, so that it should minimize the wastage of resources, wastage of all the assets, whatever the economic assets they have, उनको आपने सेव करना हो, वो प्रॉपर उनकी सेफ गार्डिंग होनी चाहिए। Now accounting system, basic accounting system that you have collected the data, आपने डेटा को कलेक्ट किया, then you analyze that data, आपके पास उसका एनालिसिस होना चाहिए। एनालिसिस को आप करने के बाद फिर आप उसका प्रॉपर डिज़ाइन करते हैं। आपने एक सिस्टम चेक किया है कि हमारी ये रिक्वायरमेंट्स हैं, हमारे पास इतने लोग चाहिए हैं, हमने ये आप पूरे का पूरा उस सिस्टम को एनालाइज कर रहे हैं कि आपका पूरा सिस्टम ये है, बिजनेस ये है, इसमें आपकी ये चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। यू आर चेकिंग ईच एंड एवरीथिंग। फिर आप उसमें कुछ ऐसी कस्टमाइज चीज़ें भी छोड़ देते हैं कि फॉर द टाइम बीइंग अगर बिजनेस आपका एक्सपैंड होता है, बिजनेस एक्सेल करता है, तो यू कैन ईजिली ऐड अप ऑल दीज थिंग्स। जो चीज़ें बढ़ती जाती हैं उसमें आप ऐड करते जाते हैं। फर्स्ट यू एनालाइज द ओवरऑल बिजनेस इन्वायरमेंट। आफ्टर एनालिसिस ऑफ दैट बिजनेस यू मेक डिज़ाइन ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। आपने कहा कि अब ये चीज़ें हमें रिक्वायर्ड थी, ये चीज़ें इसमें ऐड होनी चाहिए। यू आर एडिंग ऑल दीज थिंग्स। आप उन सब चीज़ों को ऐड अप कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं आप उसमें, आपने प्लस माइनस जो भी करना होता है, आप हर एक कॉर्नर अपने बिजनेस का चेक करते हैं ताकि कोई भी चीज़ उसमें से मिस ना हो जाए, कोई भी हम चीज़ स्किप ना कर जाए। आपने उसको एनालाइज किया, एनालाइज करने के बाद फिर आपने डिडक्शंस की कि ये चीज़ें हमें रिक्वायर्ड है। बेस्ड अपॉन दीज डिडक्शंस यू आर नाउ डिज़ाइनिंग योर अकाउंटिंग सिस्टम।
आपने वो सिस्टम डिज़ाइन किया अपना, क्योंकि आपकी वो रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहे हैं। आपने हर चीज़ वो शामिल किया है विच इज़ इम्पॉर्टेंट बाय द बिजनेस आर द ओनर्स, या तो ओनर्स को या बिजनेस को, वट एवर वी कैन यूज़ इधर बिजनेस आर ओनर्स, क्योंकि अल्टीमेटली बिजनेस का जो पर्पज़ होता है वो प्रॉफिट अर्न करके ओनर्स को देना होता है। तो आप एनालिसिस के बाद वो सारी डिडक्शंस करते हैं और उसकी बेस पर आप अपना अकाउंटिंग सिस्टम डिज़ाइन करते हैं। व्हेन यू हैव डिज़ाइंड योर अकाउंटिंग सिस्टम, you finally start implementing that system. आपने पहले एनालाइज किया कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, फिर वो जो चीज़ें चाहिए थी उसकी बेस पर आपने अपना अकाउंटिंग सिस्टम डिज़ाइन किया। डिज़ाइन करने के बाद आप फिर उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। इसकी एग्जांपल सिंपल आपके पास ये हो जाती है, कोई भी कंस्ट्रक्शन कंपनी है तो उसने एक बहुत बड़ा प्लाजा बनाना है, तो फिर वो एक एक चीज़ का ख्याल रखते हैं कि हमने यहाँ पे पार्किंग भी रखनी है, कितने फ्लोर्स बनाने हैं, और हर फ्लोर में कितने आपने अपार्टमेंट्स बनाने होते हैं, और कितने आपने उसमें नीचे जो फर्स्ट फ्लोर होगा कितनी आपने शॉप्स रखनी होती हैं, बाकी आपके अपार्टमेंट्स होंगे, हर अपार्टमेंट हर फ्लोर पर कितने अपार्टमेंट होंगे, फिर हर अपार्टमेंट में कितने आपने रूम्स बनाने, फिर हर रूम का साइज कितना होगा, फिर हर रूम में कितनी आपने विंडोज लगानी है, फिर उसमें आपने देखना यह है कि आपने पार्किंग उसकी बेसमेंट में रखनी है या कि आपके पास इतनी स्पेस सफिशिएंट है कि आप वहां पर पार्किंग बाहर भी कर सकें। तो ये सारी की सारी चीजें आपने देखनी है। फिर उसमें आप देखना होता है कि हम पानी का सिस्टम कैसे करेंगे, गैस की इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे, हम इलेक्ट्रिसिटी की इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे। फिर उसको इस तरीके से बनाना है कि पूरे दिन में आपके पास सनशाइन वहां से जब भी जाए तो वो आपकी जो कम से कम इलेक्ट्रिसिटी का यूज हो। आप खुद सोचें कि इन चीजों का आपको ख्याल करना पड़ता है। फिर हवा की वेंटिलेशन आपने चेक करनी होती है। तो आपके पास प्रॉपर एक पहले आपने उसका एनालिसिस किया, एनालिसिस करने के बाद फिर आप एक प्रोटोटाइप बना रहे होते हैं कि हमने ऐसा बनाना है। तो आप उसका प्रोटोटाइप बनाते हैं, आप उसका एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर बनाने के बाद फिर आप उस साइट पर जाकर जहां पे आपने बिल्डिंग बनानी होती है आप काम शुरू कर देते हैं। दैट इज अबाउट योर इम्प्लीमेंटेशन। देन फाइनली आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन यू आर कंटिन्यूसली ऑब्जर्विंग कि क्या काम उसके मुताबिक हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। आपने जो डिजाइन किया था पेपर के ऊपर, आपने एक प्रोटोटाइप बनाया था बिल्डिंग का, क्या हम एक्चुअली वो चीज बना भी पा रहे हैं कि नहीं पा रहे, क्या उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। यू आर ऑब्जर्विंग ईच एंड एवरीथिंग। दिस इज कॉल्ड योर कंट्रोलिंग सिस्टम। कि कहीं पर अगर कोई उसमें 1 फीट का भी फर्क पड़ गया, 1 फुट का भी फर्क पड़ा है, तो ये फर्क क्यों आया है, व्हाट इज एक्चुअली अ रीजन बिहाइंड। ईदर वी हैव टेकन दिस 1 फुट फ्रॉम सम अदर एरिया, बिकॉज यू आर कैलकुलेटिंग ईच एंड एवरीथिंग। Finally, that controlling would give you an opportunity to provide feedback based upon your analysis कि आपने जो काम ऑब्जर्व किया था, जिस तरह आपने काम करना था, क्या उसके मुताबिक चल रहा है कि नहीं चल रहा, or is there anything wrong or some other things are going on. So that provides you through the feedback कि first your paperwork is according to your implementation, or your implementation is according to your objectives that you have taken right from the first level, which is your analysis. तो आप एक एक चीज को वहां पे चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं। स्टार्ट आपने एनालिसिस से किया कि हमने क्या करना है। इसके पास एक और आपकी एग्जांपल मौजूद है। अकाउंटिंग को अगर हम साइड पे रखें, आप अपने सब्जेक्ट के बारे में देखें, आप अपने प्रोग्राम के बारे में देखें कि आप ने अपना प्रोग्राम स्टार्ट कैसे किया। आपके बैकग्राउंड पे एक एनालिसिस चल रहा था। आपने कहा कि आई एम डूइंग माई BBA फॉर एग्जाम्पल, दैट इज 4 years प्रोग्राम। अब आपके पास यही BBA कॉमसेट्स भी करवा रहा है, यही BBA आपका रेगुलर में भी हो रहा है, कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी, यहां पर आपका वर्चुअल कैंपस में हो रहा है। आपके बैकग्राउंड में एनालिसिस चल रहा है। आप दो यू आर नॉट वर्किंग ऑन द पेपर्स बट on your subconscious background in your mind that either I should take admission in BBA from a virtual campus of ComStats, or
a regular should I take a regular classes, or should I go some other universities? तो आपके एक बैकग्राउंड में एनालिसिस है, बेस्ड अपॉन योर एनालिसिस आपने कहा कि इसके ये प्रोज हैं, ये कॉन्स हैं, ये एडवांटेजेस हैं, ये डिसएडवांटेजेस हैं, ये मैं कर नहीं सकता. So that is why you have decided to take admission in the BBA program of ComSat's virtual campus, and you had also decided that मैं at least इतने मार्क्स इस सब्जेक्ट में सिक्योर करूंगा. तो उसके लिए आपने जाहिर है इतनी स्ट्रगल भी करनी होगी, इतनी मेहनत भी करनी होगी. अब वो सारे का सारा काम करने के बाद आप फिर प्रॉपर अपने सब्जेक्ट पे आ गए, आपने पढ़ना शुरू कर दिया, आप असाइनमेंट्स कर रहे हैं, क्विजेज कर रहे हैं, यू आर डूइंग ईच एंड एवरीथिंग. नाउ when the result of your first sessional or second sessional or even a completion of first semester would give you a feedback that whatever you have decided, the results are similar or results are different one. आपने कहा कि जी मैंने at least 3.4 CGP लाजमी लेना है, but your results goes up to 3.0. आपने 0.5 CGP कम लिया, तो अब आपको फीडबैक ये बता रहा है कि आपके पास 0.5 की डेफिशिएंसी रही है सब्जेक्ट में. तो फिर आपने क्या करना है, आपने देखना है कि किस सब्जेक्ट में ये डेफिशिएंसी रही है. आपने फिर वो फीडबैक आपको बताएगा कि आपने हो सकता है कि अपने क्विज में मार्क्स ठीक ना लिए हों, आपने असाइनमेंट में मार्क्स ठीक ना लिए हों, या आपने फिर इसके अलावा आपने सेशनल्स या फाइनल एग्जाम में ठीक मार्क्स ना लिए. सो दिस इज द फीडबैक. नेक्स्ट टाइम फिर आप कहेंगे कि नहीं, आई शुड आल्सो वर्क ऑन माई असाइनमेंट्स जिसमें आपके काम मार्क्स थे, या सिमिलर अदर थिंग्स. सो सेम इज द केस व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द बिजनेस. फर्स्ट यू हैव टू मेक एन एनालिसिस ऑफ योर बिजनेस. बेस्ड अपॉन योर एनालिसिस यू डिजाइन योर अकाउंटिंग सिस्टम कि आपको इसके मुताबिक होना चाहिए. आफ्टर डिजाइनिंग यू इम्प्लीमेंट योर वर्क. आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन you see that is this according to your analysis or something else. क्या उसके मुताबिक ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा. अगर उसके दरमियान डेफिशिएंसी है तो फीडबैक आपको बता रहा है, और अगर वो ठीक जा रहा है तो वो भी फीडबैक ही आपको बता रहा होता है. सो अकाउंटिंग सिस्टम बेस्ड अपॉन ऑल दीज 4 स्टेप्स. फर्स्ट यू एनालाइज, second you design, based upon your analysis you design, after designing you implement your accounting system, and then finally you see that based upon the feedback कि क्या आपने काम ठीक किया कि नहीं किया, काम आपका जो आपकी रिक्वायरमेंट थी उसके मुताबिक चल रहा है कि नहीं चल रहा. सो दिस इज बेसिक योर अकाउंटिंग सिस्टम. नाउ व्हाट आर द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल. वी हैव बेसिकली 3 objectives of internal control system. It is to provide a reasonable assurance that, ये 3 बेसिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. कहीं पे भी आप इंटरनल कंट्रोल चेक कर लें, किसी भी जगह चले जाएं, किसी भी बिजनेस में चेक करें, देयर आर 3 बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल. वन इज एसेट्स आर सेफगार्डेड एंड यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पसेस. अब यहां पर क्वेश्चन अराइज होता है कि आपने जो अपने एसेट्स रखे हुए हैं क्या वो सेफ हैंड्स में है, कहीं उनको पर्सनल पर्पसेस के लिए तो नहीं यूज किया जा रहा. आपने being an owner you don't know how to work, you just employed some persons and then you ask them that you should continue my business as an agent या as an employee. अब आपने वो काम करना है, तो फिर आप इंटरनल कंट्रोल इंप्लीमेंट करते हैं, और उसका पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि आपने जो उनको एसेट्स प्रोवाइड किए हैं जिसके ऊपर उन्होंने काम करना है, क्या वो महफूज हैं, मिसयूज तो नहीं हो रहे, कहीं पे कोई उनको गलत या नाजायज़ तरीके से इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा, क्या एम्प्लॉय उसको अपने पर्सनल पर्पसेस के लिए तो नहीं यूज़ कर रहे. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी इंटरनल कंट्रोल environment या इंटरनल कंट्रोल सिस्टम. देन द सेकेंड वन इज योर बिजनेस इंफॉर्मेशन इज एक्यूरेट. आपने एम्प्लॉय तो लगा लिए, क्या आपको वो ठीक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कोई गलत इंफॉर्मेशन तो नहीं दे रहे.
विंडो ड्रेसिंग तो नहीं कर रहे। अब विंडो ड्रेसिंग क्या होती है, जो अकाउंटिंग टर्म में यूज़ की जाती है, जो ऑडिटिंग में यूज़ की जाती है, कि आप अपने अकाउंटिंग नंबर्स को या अकाउंटिंग वैल्यूज़ को आप इस तरह शो करें कि वो आपको बड़ा एक ग्लूमिंग किस्म की पिक्चर दे। रिजल्ट्स बहुत अच्छे शो हो रहे हो लेकिन बैकग्राउंड में अच्छे ना हो। आप अकाउंटिंग को इस तरीके से यूज़ करें कि आपको रिजल्ट्स बड़े अच्छे नज़र आएँ। हो सकता है आप एक्सपेंस कम शो कर दें, आपको नेट प्रॉफिट ज़्यादा अच्छा नज़र आएगा, या आप अपना रेवेन्यू बहुत हाई शो कर दें, उसमें भी आपको नेट प्रॉफिट हाई शो होगा। एंड बीइंग एन ओनर ऑफ द कंपनी आई वुड से दैट यू आर वर्किंग वेरी वेल। मैं अपने एम्प्लॉयज़ को कहूँगा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वाई? बिकॉज आई एम गेटिंग मोर प्रॉफिट। अब कैसे? वो एक्यूरेट नहीं है। हो सकता है कि उसने अपनी तरफ से कोई रेवेन्यू ऐड ना किया हो, लेकिन ये भी तो पॉसिबिलिटी है, गोइंग बैक टू माई एग्जाम्पल, कि आपने अनअर्न्ड रेंट एक लिया था 300 का, 360 रुपीज़ का। इफ़ यू गो बैक टू योर प्रीवियस एग्जाम्पल्स, आपने एक अनअर्न्ड रेंट लिया था, दैट वॉज योर लाइबिलिटी, दैट वॉज नॉट योर रेवेन्यू। वो रेवेन्यू आपका इसलिए नहीं था बिकॉज द टाइम हैज़ नॉट बिन पास्ड। जितना टाइम गुजरेगा उतना ही आपके लिए वो रेवेन्यू बनेगा। अब क्योंकि वो टाइम पीरियड गुजरा नहीं था तो आपके लिए वो लाइबिलिटी थी। अब उस 360 रुपीज़ को अगर आप डायरेक्ट अपना रेवेन्यू इस मंथ के लिए यूज़ कर लें, जो ही आपको वो कैश रिसीव हुई एंड यू आर सेइंग दैट दिस इज आवर रेवेन्यू। बीइंग एन ओनर आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन, लेकिन मुझे ये बताया गया कि वो जो 360 रुपीज़ का अनअर्न्ड रेंट था वो आपका रेवेन्यू है, लेकिन वो तो रेवेन्यू नहीं है। अब हम पढ़ इसलिए रहे हैं कि हमें पता होना चाहिए कि वो अनअर्न्ड था या आपका अर्नड रेवेन्यू था। अब उस 360 रुपीज़ को वो शो कर दे कि जी आपका रेवेन्यू, तो इट मीन्स दैट यू हैव इंक्रीज्ड योर रेवेन्यू विद द अमाउंट ऑफ 360 इंस्टेड ऑफ 120। आपने महीना गुजरने के बाद उसको 120 रुपये तो रेवेन्यू कह लिया, लेकिन एक्चुअल क्या था वो जो आप लिख रहे हैं, जो मिसलीड कर रहे हैं इंफॉर्मेशन को, दैट वाज 360, जो अनअर्न्ड था, जो आपकी लाइबिलिटी थी, जिसको आपने रेवेन्यू ट्रीट कर लिया। So the second objective of internal control system is that business information is accurate, या इसको हम अगर और एडवांस लेवल पे बात करें तो that shows accurate information in your financial reporting। वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, आप जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बना रहे होते हैं, आप जो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे होते हैं, उसमें आपके पास एक्यूरेट डाटा हो, आपने गलत डाटा ना लगाया, वो लाइबिलिटी को आप रेवेन्यू शो करना शुरू कर दें। सेम इसी तरह आपके एक्सपेंसेस इनकर्ड हो चुके होते हैं और आप उनको डेफर कर दें, अगले महीने पे ले जाएं या अगले साल पे ले जाएं। अब इसकी भी आपके पास एग्जांपल मौजूद है। वो क्या एग्जांपल थी? अगेन, आपने एक्सपेंस किया वेजेस का, पेमेंट उनको नहीं की थी, दैट वाज द अमाउंट ऑफ 250। आप उसको एक्सपेंस ही ट्रीट ना करें क्योंकि बिल नहीं बना था, लाइबिलिटी बन गई थी, एक्सपेंस तो क्योंकि हो चुका है। और यही हमने मैचिंग कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि आपका अगर एक्सपेंस हो चुका है तो यू हैव टू रिकॉर्ड, ईदर यू हैव रिसीव्ड कैश और नॉट, इट डजंट मैटर, द मैटर इज दैट you have to record your transaction based upon your accrual basis। वो accrual basis आपको क्या बताता है कि आपने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। अब आपका वो एक्सपेंस तो हो चुका था लेकिन आपने रिकॉर्ड नहीं किया, अगले महीने जब आप कैश पे करेंगे तब रिकॉर्ड कर रहे हैं उसको, तो दैट विल प्रोवाइड यू इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। आपका जो टाइम पीरियड है उसी टाइम पीरियड की विद अ मैचिंग कॉन्सेप्ट यू हैव टू रिकॉर्ड योर ट्रांजैक्शंस। तो आपने सेकंड ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज दैट कि बिजनेस इंफॉर्मेशन इज एक्यूरेट। एंड थर्ड एंड फाइनल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज दैट एम्प्लॉयज कंप्लाई विद द लॉज एंड रेगुलेशंस, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड। अब इसको मैं ज़रा इंटरनेशनल बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में बात करता हूँ। वो इंटरनेशनल बिजनेस का कॉन्सेप्ट क्या है कि आपके पास आपने जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको इंप्लीमेंट करना है। वो स्टैंडर्ड्स आपके जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया है कि आपने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट उसकी डेप्रिसिएशन कैसे लेनी है, आपके इसके अलावा और काम क्या होंगे वो सारे के सारे आपने साथ बताने होते हैं। आपने प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स या जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स,
ये आपने प्रॉपर इंप्लीमेंट करने होते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द एग्जांपल ऑफ पाकिस्तान, ऑल द कंपनीज आर एस्टैब्लिश्ड अकॉर्डिंग टू द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। क्या वो उसके मुताबिक एस्टैब्लिश हो रही है कि नहीं हो रही? देन द रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ दीज कॉर्पोरेशंस आर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ एनी कंट्री। व्हेन वी टॉक अबाउट पाकिस्तान, दिस वुड बी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। वो फिर उसको ओवरसी करती है कि क्या सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को इंप्लीमेंट किया गया कि नहीं किया गया। आपके पास बेशुमार रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, क्या टैक्स के लिए आपने प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस इंप्लीमेंट किए हैं कि नहीं किए? पेंशन्स के लिए आपने प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस इंप्लीमेंट किए हैं कि नहीं किए? आप हेल्थ फैसिलिटीज के लिए प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस इंप्लीमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ अप्लाइंग या कंप्लायंस विद द लॉज एंड रेगुलेशंस। सो a brief overview of the objectives of any internal control system that can be calculated on your fingertips. Number one is you have to safeguard your assets. This is very important. अगर आप अपने assets को safeguard नहीं करेंगे तो आपका जो business है उसके assets misuse होंगे। और यही हमारा पर्पस होता है कि ओनर्स को आपने प्रॉपर एश्योरेंस देनी होती, बीइंग एन एम्प्लॉय, बीइंग अ मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, दैट योर एसेट्स आर प्रॉपरली सेफगार्डेड। ये पहला एक उसका ऑब्जेक्टिव है किसी भी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का। देन योर बिजनेस इंफॉर्मेशन इज एक्यूरेट। जो आप ओनर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, या इवन आई शुड से यू आर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द स्टेक होल्डर्स, नॉट ओनली द ओनर्स। इसमें आप क्रेडिटर्स भी हैं, आपके टैक्स अथॉरिटीज भी आ जाती हैं, आपके कस्टमर्स भी होते हैं। These people are all stakeholders and they should be provided accurate information. जाहिर है क्रेडिटर्स ने आपको लोन देना है, you should provide an accurate information. Owners हैं, उन्होंने प्रॉफिट के बारे में देखना होता है, employees must provide them accurate information. कस्टमर्स को आपने बताना है, गवर्नमेंट एजेंसीज हैं आपकी, रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, उनको आपने प्रॉपर इंफॉर्मेशन देनी है, दैट शुड बी एक्यूरेट। थर्ड ऑब्जेक्टिव इज यू हैव टू कंप्लायंस विद द लॉज एंड रेगुलेशंस, कि आपने प्रॉपर जो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको इंप्लीमेंट किया कि नहीं किया, आपने उनको इंप्लीमेंट करना है। अब जब आपके पास ये ऑब्जेक्टिव्स हैं 3, तो आपने इसकी बेस पर सारे के सारे आपने अकाउंटिंग सिस्टम को डिज़ाइन करना है। एनालिसिस किया आपने, उसके बाद डिज़ाइन किया, देन इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ये सारे ऑब्जेक्टिव सामने हैं आपके। ये इन ऑब्जेक्टिव की बेस पर आप एनालिसिस भी कर रहे हैं अकाउंटिंग सिस्टम का, फिर उसको डिज़ाइन भी कर रहे हैं और फाइनली इंप्लीमेंट कर रहे हैं। जब आपने इंप्लीमेंट कर लिया तो फिर आपके पास प्रॉब्लम्स बहुत कम अराइज होगा, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लेकिन जो उनकी वेटेज है वो बहुत कम रह जाएगी। जाहिर है ह्यूमन नेचर है, उसमें कुछ चीज़ें ओमिट भी हो जाती हैं, कुछ जानबूझ के भी लोग कर देते हैं पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, लेकिन उनका आपकी डिसीजन मेकिंग पर इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपके ओवरऑल बिजनेस पर इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा जब आप इन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर रहे हैं और अपना अकाउंटिंग सिस्टम ऐसा बना रहे हैं कि जिसमें मिस यूज़ करने के आपके एसेट्स को बहुत कम चांसेस हैं। क्योंकि मैंने शुरू में आपको बताया कि इट शुड बी designed in such a way that work done by one person is automatically checked by another person. आपके पास स्टार्ट कहाँ से होगा? फिर आपके पास पहले रिक्विजिशन जाती है। आप फॉर एग्जांपल कोई मैन्युफैक्चर कर रहे हैं चीज़, आपने रिक्विजिशन दी, अब रिक्विजिशन की प्रॉपर रिकॉर्डिंग हुई आपके पास, वो रिक्विजिशन आपकी स्टोर में जाती है। अब स्टोर के पास अपना रिकॉर्ड है, स्टोर ने जो चीज़ आपको भेजी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में अलग से उसकी रिकॉर्डिंग हुई। देन वो जब मैन्युफैक्चर होके नेक्स्ट फेज में जाती है, फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती है, तो वहाँ पर अलग से उसकी रिकॉर्डिंग हो रही कि इसके दरमियान कितनी कितनी चीज़ें यूज़ हुई, अब आपके पास पड़ी कितनी चीज़ें, और फाइनली आपने उसको सेल आउट कर दिया। अब कहाँ से स्टार्ट हुआ? रिक्विजिशन से स्टार्ट हुआ, फिर आप स्टार्ट हुआ है, देन रिक्विजिशन से आप नेक्स्ट शिफ्ट हुए हैं उसकी डिस्पैच की तरफ, डिस्पैच से मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग से सेलिंग, फिनिश प्रोडक्ट से सेलिंग। अब इसमें लोग कितने इन्वॉल्व हैं और हर बंदा अपने तौर पे रिकॉर्ड कर रहा है। सो बेस्ड अपॉन दिस अकाउंटिंग सिस्टम द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कुड बी इजीली मिनिमाइज्ड।
अब आपके पास ये तीनों ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनको सामने रखना है। किसी भी बिजनेस में जाएं, आप अपना बिजनेस शुरू करें या कहीं पे जॉब में जाएं, तो आप खुद देखेंगे कि ये तीनों चीज़ें इंप्लीमेंट होती हैं। वो कैसे इंप्लीमेंट होती हैं, वी विल टॉक अबाउट इन आवर अपकमिंग स्लाइड्स। सो आई होप दैट नाउ दिस इज एन अंडरस्टैंडेबल फॉर यू। देन व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल? ये ऑब्जेक्टिव्स थे। इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए आपके पास यहाँ पर 5 एलिमेंट्स हैं। अब ये 5 एलिमेंट्स होंगे तो आपके पास आपके रिसोर्सेज की वेस्टेज भी नहीं होगी या बहुत कम होगी, वो बहुत माइनर लेवल पे होगी, जिसको आप इग्नोर कर देते हैं वैसे, क्योंकि आपके बिजनेस ऑपरेशंस में चीज़ें वेस्ट भी होती हैं। देन आप ये प्रॉपर एलिमेंट अप्लाई करेंगे तो फिर आपके पास एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन भी होगी। आप जब ये पांचों चीज़ें, पांचों एलिमेंट्स इंप्लीमेंट करेंगे, देन आप प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी कंप्लाई कर रहे होंगे। नाउ द फर्स्ट इज योर कंट्रोल एनवायरनमेंट। यू हैव टू इस्टेब्लिश अ कंट्रोल एनवायरनमेंट इन योर ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे नहीं है सिंपल हर बंदे को कहेंगे जी आप ये काम कर लो, आप वो काम कर लो, आप वो काम कर लो। यू हैव 4 एम्प्लॉइज डूइंग साइमल्टेनियसली डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने ही कोई चीज़ रिसीव करनी है, कोई भी चीज़ परचेज किया तो मैंने ही उसको रिकॉर्ड करना है और उसके अगेंस्ट मैंने ही कैश पे करनी है, तो आपके पास यहाँ पर कंट्रोल एनवायरनमेंट नहीं है। क्योंकि अगर वो कोई भी प्रोडक्ट रिसीव कर लेता है और उसमें से हो सकता है 10% वो रिकॉर्ड ही ना करे और वो अपनी पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ करना शुरू कर दे, तो फिर आपके पास यहाँ पर कंट्रोल एनवायरनमेंट नहीं है। यू मस्ट बी वेरी स्ट्रिक्ट बीइंग अ मैनेजर और बीइंग एन ओनर ऑफ द कंपनी, कि आपने अपने सबऑर्डिनेट से ऐसे काम लेना है कि कोई भी आपके पास यहाँ पर मिसयूज ना हो। आपने प्रॉपर एक कंट्रोल, स्ट्रिक्ट कंट्रोल एनवायरनमेंट देना है। जब तक आप कोई स्ट्रिक्ट कंट्रोल एनवायरनमेंट नहीं देंगे, वो कंट्रोल एनवायरनमेंट क्या है, यही मैं आपसे बार बार रिपीट कर रहा हूं कि वर्क डन बाय वन पर्सन इज ऑटोमेटिकली चेक्ड बाय अनदर पर्सन। उसको बताने की जरूरत नहीं है, जो ही उसके पास वो रिसीट आएगी, जो ही उसके पास वो पेपर आएगा, जो ही उसके पास वो प्रोडक्ट आएगी, वो चेक कर लेगा कि जो मेरे रिकॉर्ड में है क्या फिजिकल वही मौजूद है कि नहीं मौजूद। तो यू हैव टू डिजाइन योर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इन विच वर्क डन बाय वन पर्सन इज ऑटोमेटिकली चेक्ड बाय अनदर पर्सन। दैट इज योर कंट्रोल एनवायरनमेंट। आपने प्रॉपर उसका एनवायरनमेंट ऐसा एस्टैब्लिश करना है कि लोगों के ऊपर, आपके एम्प्लॉयज के ऊपर चेक हो उसका प्रॉपर। देन you have to be very careful about the risk। आपको फौरन ही कहीं पे कोई प्रॉब्लम नजर आए तो फौरन ही आपने उसको, उसकी स्मेल आ जानी चाहिए कि this could affect on our operations, this process can affect on our profitability, this can affect on our revenues, this can affect on our expenses। So you must be very careful and you must be very sensitive about the risk। So this control environment, this control element must also be include the risk assessment। आप assess कर सकें कि इस रिस्क में ज़्यादा वेटेज है, इस रिस्क में कम है, हम अपने रिसोर्सेज ज़्यादा इस रिस्क को कंट्रोल करने के लिए यूटिलाइज करें, हम अपनी एफर्ट्स, हम अपनी एबिलिटीज़ इस बड़े रिस्क को कंट्रोल करने के लिए ज़्यादा यूज़ करें। थर्ड वन इज़ योर कंट्रोल प्रोसीजर्स। वो प्रोसीजर क्या होगा आपका कि आपने काम इस तरीके से बनाना है कि कहीं पे भी कोई डिस्क्रिपेंसी आए फौरन ही पकड़ी जाए वहां से। इज देयर एनी डिस्क्रिपेंसी, यू डायरेक्टली डिटेक्ट देम। प्रोसीजर्स आपके ऐसे होने चाहिए। देन फोर्थ वन इज योर मॉनिटरिंग। यू मस्ट कीप एन आई ऑन ईच एंड एवरी ऑपरेशन। प्रॉपर उसको मॉनिटर करना है आपने। जब तक आप मॉनिटर नहीं करेंगे आप उसको कंट्रोल ही नहीं कर सकते। हर चीज़ आपकी ऑब्जर्वेशन में होनी चाहिए, हर चीज़ आपके प्रॉपर ऑब्जर्वेशन में होनी चाहिए। आपके पास बेसाब मेथड्स मौजूद हैं इसके लिए जिसमें आप उसको मॉनिटर कर सकते हैं। आप फॉर एग्जांपल, आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल कि आपके पास फॉर एग्जांपल ये आपका ऑब्जेक्टिव है, आपने ये अचीव करना है। नाउ you have started your work but this is now going down। it means that there is a gap between this objective and your results।
फर्क तो पड़ गया, यहाँ पे इसके दरमियान गैप आ रहा है. इट मीन्स यू आर नॉट गेटिंग योर डिजायर्ड रिजल्ट्स. When you are properly monitoring, you can easily detect at this stage that why there is a discrepancy. शुरू से ही आप उसको देख लेंगे, क्योंकि आप अपना टाइम पीरियड डिवाइड कर देते हैं मंथली बेसिस पे, आप डिवाइड कर देते हैं उसको एनुअल बेसिस पे, आप उसको डिवाइड करते हैं सेमी एनुअल, या आप सेमेस्टर लेवल पे आप उसको डिवाइड कर देते हैं. फिर आप उसको चेक करते रहते हैं कि क्या वो ठीक है कि नहीं. एक तो ये एनुअल बेसिस पे रिजल्ट्स होते हैं या टाइम पीरियड बेस्ड रिजल्ट्स होते हैं. द अदर थिंग इज दैट यू कैन आल्सो चेक फ्रॉम द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ योर प्रोसेसेस. आपकी प्रोडक्ट बन रही है, आपके पास उस प्रोडक्ट को बनाने में डिफरेंट आपके डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिफरेंट फेजेस होते हैं. When you have a first phase, you can check that is it according to your results. Now in the second phase, अगर वो पहला ठीक है तो फिर आप सेकंड फेज पे चेक कर रहे होते हैं कि द डिजायर्ड रिजल्ट्स आर अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जेक्टिव, क्या उसके मुताबिक है कि नहीं. अगर फॉर एग्जांपल यहाँ तक ठीक था काम आपका, कहीं ये फिर नीचे तो नहीं आ गया. अगर ये यहाँ तक भी ठीक है, फिर आप चेक करें कहीं ये नीचे तो नहीं जा रहा, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी डाउन तो नहीं हो रही है, आपने जो रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना था वो कहीं एक्स्ट्रा यूटिलाइज तो नहीं हो रहा, ओवर यूटिलाइजेशन तो नहीं है उसकी. जब ओवर यूटिलाइजेशन है दिस मीन्स दैट दिस इज योर वेस्टेज. आप उसको भी चेक कर रहे होते हैं. सो you must keep an eye all the time, all the processes, so that you can easily check that these results are according to our objectives. Then fifth one is your information and communication. आप जितने मर्जी काम सारे ऊपर करते रहें, जब तक आप प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं करेंगे, इन्फॉर्म नहीं करेंगे, उस वक्त तक आपके इन चारों एलिमेंट्स का कोई फायदा नहीं है. जाहिर आपने चेक कर लिया है डिस्क्रिपेंसी आ रही है, यू मस्ट कम्युनिकेट. डिस्क्रिपेंसी आ गई है, यू मस्ट इन्फॉर्म. आपकी ये इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन अपवर्ड भी होनी चाहिए, डाउनवर्ड भी होनी चाहिए. अपवर्ड मीन्स के फ्रॉम इट गोज फ्रॉम योर लेबर और योर ऑपरेशंस टू द मैनेजमेंट. ये अपवर्ड जा रही है, आप उनको इन्फॉर्म कर रहे हैं. एंड योर मैनेजमेंट इज कम्युनिकेटिंग ऑल द प्रोसीजर्स, रूल्स, रेगुलेशंस, वे ऑफ प्रोसेस टू द लेबर, कि आपने काम किस तरीके से करना है, ये काम है, आपके पास ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, आपने इन ऑब्जेक्टिव्स को ऐसे ऐसे अचीव करना है. दैट इज अ कम्युनिकेशन. When there is no information and communication, you cannot get your desired results. For a complete desired results or desired objectives, there must be an information and communication between management to employees and employees to management. आप ये ऊपर के जो 4 स्टेप्स पढ़े हैं, कंट्रोल, प्रोसीजर, आप कैसे बताएंगे? आप कंट्रोल एनवायरनमेंट को कैसे बताएंगे आप लोग कि हमारा ये कंट्रोल एनवायरनमेंट, आपने इसके मुताबिक काम करना है. यू आर नॉट इन्फॉर्मिंग. देन रिस्क असेसमेंट, आपने रिस्क असेस कर लिया, देयर इज समथिंग रॉन्ग इन आवर प्रोसीजर, इन आवर प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, तो आप कैसे कम्युनिकेट करेंगे? देन अगर एम्प्लॉयज को पता चल गया कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, तो वो कैसे इन्फॉर्म करेगा मैनेजमेंट को? देन कंट्रोल प्रोसीजर, आपने पूरा लेआउट बना दिया हुआ है, काम ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है. जब आप नहीं बता रहे कि काम कैसे करना है, तो देन हाउ द एम्प्लॉयज कैन अंडरस्टैंड दैट दिस वर्क कुड बी डन इन दिस वे एंड दिस इज द इजीएस्ट वे. देन मॉनिटरिंग, ये तो बहुत ज्यादा लिंक करता है आपके 5th पॉइंट के साथ. आप मॉनिटर कर रहे हैं, कम्युनिकेट नहीं कर रहे. डिस्क्रिपेंसी आई है, आपने कम्युनिकेट ही नहीं किया, आपने इन्फॉर्म ही नहीं किया, तो फिर उस मॉनिटरिंग का क्या फायदा है जब तक आप उसको प्रॉपर इन्फॉर्म ना करें और कम्युनिकेट ना करें. सो दीज आर बेसिकली द 5 एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल. विदाउट दिस विदाउट discrepancy or missing element, you cannot completely get your desired results of your जो बेसिक आपने 5 ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे. जब तक आप उन 5 ऑब्जेक्टिव्स 3 ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है आपने, तो देन यू मस्ट हैव दीज 5 एलिमेंट्स. नाउ लेट्स स्टार्ट अवर ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट these elements step by step. You have management philosophy and operating style influences the control environment. अब मैनेजमेंट की अपनी एक फिलॉसफी होती है
कि आपने काम कैसे तरीके से करना होता है। कुछ लोग बड़े फ्लेक्सिबल होते हैं, कुछ लोग बड़े रिजिड होते हैं काम करने में। उनका ऑपरेटिंग स्टाइल क्या होता है? कुछ लोग कहते हैं कि वी आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट आवर रूल्स एंड रेगुलेशंस। उसमें एम्प्लॉयज़ आपके इरिटेट भी हो सकते हैं, आपको छोड़ के भी जा सकते हैं, हो सकता है आपके स्किल्ड लेबर आपके इस स्टाइल की वजह से आपके पास ना रहे, या अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाते हैं तो आपके एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा ही फिर लेज़ी हो जाएं। तो आपके पास ये जो कंट्रोल इन्वायरमेंट है ये डिपेंड करता है आपको कि आपके पास ऐसी स्किल हो कि आप उसको प्रॉपर तरीके से असेस कर सकें कि आपने इससे कैसे काम लेना है, और इस जो आपका ये बंदा है इससे, या ये एम्प्लॉई इससे कैसे काम लेना है आपने। यू शुड हैव द एबिलिटी टू डील विद द एम्प्लॉयज़। यही मैनेजमेंट की फिलॉसफी होती है। हर बंदे का काम करने का अपना एक स्टाइल होता है। अब दिस इज अप टू यू दैट हाउ यू गेट योर डिजायर्ड रिजल्ट्स। आपने अपने स्टाइल से काम लेना है, क्योंकि यही आपके जो मतलब स्टाइल्स होते हैं ये आपके एनवायरनमेंट को, जो कंट्रोल एनवायरनमेंट है उसके ऊपर इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। तो आपने अपना ऐसा स्टाइल रखना है कि यू हैव अ प्रॉपर चेक। आपसे प्रेशर में आके लोग काम भी करें, लेकिन काम करें भी, ये ना हो कि वो प्रेशर में ही रहें और काम भी ना कर सकें। देन एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल में आपके पास रिस्क असेसमेंट आती है। अब रिस्क असेसमेंट जो है, आपके पास डिफरेंट टाइप्स होती हैं रिस्क की। एक आपके पास ऑपरेशनल रिस्क है, एक आपके पास फाइनेंशियल रिस्क है, एक आपके पास मार्केटिंग रिस्क है, जो नॉर्मली आप एनुअल रिपोर्ट्स में देखते हैं। जो भी किसी भी कंपनी की आप एनुअल रिपोर्ट देखेंगे, यू विल फाइंड आउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क। यू शुड हैव द एबिलिटी टू असेस द रिस्क इजीली। आपको स्मेल आ जाए उसकी कि यार यहाँ पे देयर इज समथिंग रॉन्ग। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, प्रॉब्लम है तो उसको कैसे डील करना। नाउ आई एम सेइंग फॉर एग्जांपल, यू हैव एन ऑपरेशनल रिस्क। दूसरा आपके पास मार्केटिंग रिस्क आ सकता है। तीसरा आपके पास फाइनेंशियल रिस्क आ सकता है। अब ये रिस्क आपको क्या बताते हैं कि आपको प्रोसीजर्स ठीक नहीं है। व्हेन योर प्रोसीजर्स आर नॉट करेक्ट, इट मीन्स दैट कि आपके पास जो वेस्टेज है रिसोर्सेज की वो बहुत ज्यादा हो रही है। प्रॉपर जिस तरह यूटिलाइज होना चाहिए आपके एसेट्स को, उस तरह नहीं है। वी हैव टू स्पेसिफिक वर्ड्स विच इज यूज्ड इन द यूजेज ऑफ रिसोर्सेज। वन इज एफिशिएंट, द अदर इज इफेक्टिवनेस। It means that whenever you work, you must get your results efficiently and effectively. अब आपके पास दो वर्ड आ रहे हैं, efficiently and effectively. अब effectively आपको यह बताता है कि आपने काम को complete करना है। Whatever the resources are required, it doesn't matter. You have to complete your objective. You have to get your desired results. आपने वो सारा काम करना है, वो आपकी effectiveness में आ रहा है। आपने काम को complete करना है। Effectiveness means effectiveness, आपने काम को complete करना है। Whatever the resources you are required, it doesn't matter कि कितने आपको resources चाहिए, आपने काम complete करना है। Then efficiency means minimum wastage, minimum wastage of resources। अब जब ये दोनों चीज़ें आपके साथ मिल जाती हैं, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, तो फिर आप बेहतर रिजल्ट्स अचीव करते हैं। पहला आपको फेज बताता है कि आपने काम कंप्लीट किया। दूसरा फेज बताता है आपने कि काम तो कंप्लीट किया, लेकिन आपने रिसोर्सेज को कम से कम वेस्ट करना है। अब जब ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं तो आपके पास रिजल्ट्स भी बेहतर आ जाते हैं।
आपके रिजल्ट्स उस वक्त तक बेहतर नहीं हो सकते जब तक आपके पास काम में इफेक्टिवनेस नहीं है, क्योंकि काम तो आपने कंप्लीट करना है, आपने अपने रिजल्ट्स तो लेने, आपने कोई भी प्रोडक्ट बनानी है वो बनानी तो है आपने, लेकिन आपने बना दी है, क्या उसकी कॉस्ट हाई तो नहीं हो गई है? कॉस्ट हाई हो गई है तो इट मीन्स कि आपकी वो प्रोडक्ट मार्केट में सेल नहीं हो सकेगी। क्यों नहीं सेल हो सकेगी? प्राइस हाई है, आपने ज़ाहिर मार्जिन तो रखना है ना। अब आपके कंपेटिटर्स वही प्रोडक्ट सेम फीचर्स कम प्राइस में सेल कर रहे हैं, देन व्हाट इज यूजफुलनेस ऑफ योर प्रोडक्ट? हाउ डिड यू गेट योर प्रॉफिट मार्जिन व्हेन यू हैव अ हाई प्राइस, योर कंपेटिटर्स आर सेलिंग एट अ लो प्राइस? आपके तो मार्केट से शेयर ही खत्म होता जाएगा, आपकी प्रोडक्ट तो कस्टमर्स परचेज ही नहीं करेंगे। सो इट मीन्स दैट योर प्रोसीजर्स मस्ट बी इन सच अ वे दैट यू कंप्लीट योर वर्क with efficiency and effectiveness, or should I say effectiveness पहले और efficiency बाद में, कि you must complete your processes, operations effectively and efficiently, कि जिसमें आपके पास wastage of resources कम से कम हो और काम भी आप complete कर दें। अब in case effectiveness है, efficiency नहीं है, तो जाहिर है आपकी cost बढ़ जाएगी। efficiency है, काम ही नहीं complete हो रहा, तो जाहिर है कुछ ना कुछ तो आपने यूटिलाइज करना है ना, आपने एटलीस्ट इतने एसेट्स तो यूटिलाइज करने हैं ना कि काम कंप्लीट कर लें। जब आप काम ही नहीं कंप्लीट कर सकेंगे तो आपकी क्या एफिशिएंसी का फ़ायदा है? काम भी कंप्लीट करना है और आपने जो रिक्वायर्ड एसेट्स की यूटिलाइजेशन है वो भी करनी है। हाँ, रिक्वायर्ड से ज़्यादा ना हो। अब जब रिक्वायर्ड से ऊपर चले जाते हैं तो देन देयर इज़ अ रिस्क ऑफ वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। आपने जो अपने ऑपरेशंस हैं वो इस तरह बनाने हैं कि आपका काम कंप्लीट हो और वेस्टेज की यूटिलाइजेशन भी कम से कम हो। नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर क्वालिटी, क्वालिटी भी ना कम हो, तो आपने फिर एटलीस्ट इतने रिसोर्सेज अपने एलोकेट करने होंगे। जब आपके ऑपरेशंस में ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि जिसमें वेस्टेज भी बढ़ गई है, काम भी नहीं कंप्लीट हो रहा, देन देयर इज अ रिस्क ऑफ ऑपरेशंस। आपने उसको देखना है कहीं कोई इसमें वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज तो नहीं है। दैट इज योर वन टाइप ऑफ रिस्क असेसमेंट। दूसरे नंबर पे आपके पास मार्केटिंग। मार्केटिंग रिस्क सेज दैट कि आपके जो मार्केटिंग के इश्यूज हैं उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, कहीं आपकी कंपेन ठीक है या ख़राब तो नहीं होगी कंपेन आपकी प्रोडक्ट के लिए, कोई आपकी डी मार्केटिंग तो नहीं हो रही है प्रोडक्ट की, आपकी कंपनी का इमेज ख़राब तो नहीं हो रहा है, जो आप मार्केटिंग कर रहे हैं कहीं उसमें से नेगेटिव चीज़ें तो नहीं निकल रही हैं। यू हैव टू असेस दैट रिस्क एज वेल। देन फाइनेंशियल रिस्क, अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा एलोकेशन तो नहीं कर दी अपने रिसोर्सेज की, बहुत ज़्यादा पैसा तो नहीं लग रहा, पैसे की वेस्टेज तो नहीं है, मनी की वेस्टेज तो नहीं है आपकी। अब आपका प्लान जो होता है वो क्या होता है? आपने कोई प्लान बनाया, आपने एक स्ट्रेटेजी बनाई, उसके अंदर आप प्लान लेके आ रहे हैं। प्लान मीन्स के डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ योर ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल एक्टिविटीज। ऑपरेशनल तो आप बता रहे हैं, डिटेल बता दी कि आपने काम कैसे किया। देन ऑपरेशनल, फाइनेंशियल मीन्स कि आपने जो फाइनेंस की एलोकेशन कैसे कैसे की है, ये अमाउंट इतनी लगेगी, ये अमाउंट इतनी लगेगी, ये अमाउंट, कहीं वो जो अमाउंट आपने एलोकेट की उससे ज़्यादा तो नहीं लग रहा, आपके फाइनेंशियल रिस्क आ गया। सो बीइंग एन मैनेजर और एन ओनर ऑफ द कंपनी, यू शुड हैव अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिस्क असेसमेंट। आप उसको इजीली असेस कर सकें कि यार यहाँ पर गलती हो गई है, यहाँ पे कोई रिस्क तो नहीं आ रहा। फिर उसमें देखना है आपने इन तीनों में, इससे ज़्यादा भी आपके रिस्क हो सकते हैं। आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पर भी आपके रिस्क आ सकते हैं। स्टोर डिपार्टमेंट है, उसका रिस्क हो सकता है आपका, आपके कस्टमर्स के रिस्क, बेहिसाब रिस्क हो सकते हैं। डिपेंड ये करता है कि आप किसके ऊपर ज़्यादा वेटेज दे रहे हैं। यू आर मोर कंसर्न्ड अबाउट द ऑपरेशंस, यू आर गिविंग मोर वेटेज to the operations. You have a more risk about your financial operations. फाइनेंस से रिलेटेड आपके ज्यादा रिस्क है तो आप उसको ज्यादा वेटेज दे सकते हैं। सो यू मस्ट बी वेरी केयरफुल अबाउट द रिस्क असेसमेंट कि आपने अपना इंटरनल कंट्रोल ऐसा बनाना है कि उसमें आप रिस्क को इजीली डिटेक्ट कर सके, किसी चीज से भी वो रेलेवेंट हो।
देन दिस सेज वंस रिस्क आर आइडेंटिफाइड, आपने आइडेंटिफाई तो कर लिए, देन करना क्या है आपने फिर, they can be analyzed to estimate their significance. What I am saying that you have to see the importance of that risk. You have detected, you have identified the risk. Identify करने के बाद आपने क्या करना है, then you have to see that what is the weightage of that risk. Either it is a significant or non-significant. इसका कोई असर भी है कि नहीं है, इसको आप weightage दे रहे हैं, इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है आप उसको weightage दे रहे हैं. Then to assess their likelihood of occurring, कि वो किस तरह बार बार अकर होते हैं, उसमें उसकी जो अकरेंस है वो क्या है, कितनी दफा किस टाइम के पास ज्यादा वो अकर हो रहा है. देन एंड टू डिटरमिन एक्शंस दैट विल मिनिमाइज दैम, फिर आपने प्रॉपर उसके ऊपर काम भी करना है ताकि आप उसको कंट्रोल कर सकें. ये ना हो कि फिर होते रहें और फिर आप चेक कर रहे हैं, यू आर चेकिंग टाइम एंड अगेन बट यू आर नॉट मिनिमाइजिंग दैम. although you cannot avoid them because we are living in a human being world and organizations are made through the human beings, so you have to proper control, proper check. First you detect them, you identify them where they are, then you give their significance, कि which one is more important, which one is less important, उनकी significance check कर रहे होते हैं. फिर आप देखते हैं कि how many times they occur. ये ना हो कि आप पहली दफा कंट्रोल कर लें उसके बाद छोड़ दें, फिर दोबारा हो जाए, फिर छोड़ दें, फिर हो जाए. So you have to see their likelihood of occurring. Finally you have to take actions to minimize them. आपने डिटेक्ट भी कर लिया, उसकी इंपॉर्टेंस भी देख ली, ये भी चेक करें कि कब वो बार बार अकर होता है, लेकिन उसके ऊपर काम कुछ ना करें, कोई एक्शन ना लें, तो देन योर रिस्क असेसमेंट इज यूजलेस. रिस्क असेसमेंट इज डन व्हेन यू हैव टू मिनिमाइज दीज रिस्क. जब आपने को कम करना होता है तो फिर ही इनका फायदा है ना, अदरवाइज क्या फायदा है उसका. देन थर्ड वन इज योर, यू हैव टू मेक योर कंट्रोल प्रोसीजर्स. आपने प्रॉपर उनको कंट्रोल भी करना है. वो कैसे कंट्रोल करेंगे, देयर आर सम स्टेप्स विच इंक्लूड्स यू शुड हैव अ कॉम्पिटेंट पर्सनल्स. आपके पास जो ये एम्प्लॉयज हैं आपके, दे शुड बी कॉम्पिटेंट इनफ. ऐसा ना हो कि आप एम्प्लॉयज इतने भर लें और वो काम ना करते हो या उनको पता ना हो काम कैसे करना है. दे आर विलिंग टू डू. इसलिए आप अगर ऐड देखते हैं कोई तो उसमें साथ एक्सपीरियंस मेंशन किया जाता है कि आपका 3 साल का एक्सपीरियंस हो, आपका 5 साल का हो, 10 साल का हो, 15 साल का हो, डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द कंपनी, डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द बिजनेस, कि आपने किस लेवल पर आपने जाके काम करना है. अब सम टाइम हमारे पास ये एक क्वेश्चन चल रहा होता है कि जी हम फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, जब तक हम जाएंगे नहीं कंपनी में काम करने के लिए तो हमें एक्सपीरियंस कैसे होगा. whenever we look on the newspapers we always see that there should be 2 years of experience, 3 years of experience. How we can get the job unless we have an experience? So business is a separate thing. The owners of the company or a business never think about it कि जी आप फ्रेश हैं तो हम आपको एक्सपीरियंस देंगे. वो आपको 10 दिन 15 दिन या 20 दिन की ट्रेनिंग ज़रूर दे सकते हैं, लेकिन उनसे आप एक्सपेक्ट करें कि जी वो स्टूडेंट्स की वेलफेयर में काम करेंगे, ये नहीं होता, क्योंकि उनके पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं. तो फिर आप फिर ऐसे शुरू में ऑर्गेनाइजेशन में जाके काम करते हैं जहाँ पे सैलरी भी कम होती है, जहाँ पर आपको काम भी बड़ा बेसिक लेवल का दिया जाता है, क्योंकि आपको कैरियर में एक्सेल करने के लिए एक टाइम पीरियड चाहिए होता है. आप डायरेक्ट जंप लेकर मैनेजमेंट पोजीशन पे नहीं जा सकते, क्योंकि आप अगर मैनेजमेंट पोजीशन पे चले जाएंगे तो आपको कंट्रोल प्रोसीजर्स का ही पता नहीं चलेगा. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में प्रोसीजर्स जो होते हैं आपको उनके बारे में पता ही नहीं चलेगा. तो इसलिए हमेशा लिखा होता है कि आपने अगर ये जॉब करनी है तो इसके लिए एक्सपीरियंस मीन्स के दे हैव अ कॉम्पिटेंसी ऑफ डूइंग दिस जॉब. यू हैव टू बी हैव 3 years ऑफ एक्सपीरियंस. तो वो 3 years का इसीलिए बताते हैं कि यू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस वर्क. जब आपसे 15 years का मांगते हैं एक्सपीरियंस तो दे ऑलवेज एक्सपेक्ट दैट दिस पर्सन इज वेरी कॉम्पिटेंट, ही और शी कैन कंट्रोल इजीली ऑल द प्रोसीजर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वो जो उसका स्पेसिफिक डिपार्टमेंट होता है. नाउ आपके पास कंट्रोल प्रोसीजर्स में यू हैव अ कॉम्पिटेंट पर्सनल्स. देन रोटेटिंग ड्यूटीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट.
ये क्यों करते हैं और होता क्या है? रोटेट मीन्स कि आप एक एम्प्लॉय को एक काम से दूसरे काम पे भी लेके जा रहे होते हैं। इसमें दो एलिमेंट्स होते हैं, एक काम को कंट्रोल करना कि एक बंदा परमानेंट एक जगह काम ना करता रहे। काम ना करता रहे उसका फ़ायदा क्या होगा कि उसको सारी की सारी नो हाउ हो जाएगी। उसके लिए प्रोज एंड कॉन्स आइडेंटिफाई करना ईजी है कि हम कहाँ से फ्रॉड कर सकते हैं, कहाँ से हम इसमें से जो एसेट्स हैं उनको मिसयूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए कहा यह जाता है कि एक एम्प्लॉय एक जगह पे और एक ही पोजीशन पे काम ना करता रहे। अब आप देखें, अगर बैंक्स की मैं बात करूं तो इन वन बैंक यू विल सी दैट कि एक एम्प्लॉय आपका एक ब्रांच में काम कर रहा होता है, फिर 6 महीने बाद या साल बाद उसको दूसरी जगह दूसरे ब्रांच में भेज दिया जाता है, फिर उसको तीसरी ब्रांच में भेज दिया जाता है, फिर ये भी होता है सेम सिटी से दूसरे सिटी में भेज दिया जाता है। तो उसकी रीज़न क्या होती है कि आप उसको वो जो उसकी फैमिलियरिटी है, उसके जो ताल्लुकात बन गए एम्प्लॉयज़ के साथ, वो एम्प्लॉयज़ आपस में मिलके कहीं कोई फ्रॉड ना कर लें। आप अगर देखें ये जो बैंक्स में अक्सर हो जाता है हमारे मुल्क में कि कुछ मुल्क में बैंक में डकैती हो जाती हैं, तो उसमें आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो शामिल होते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि आपके एम्प्लॉयज़ एक जगह से दूसरी जगह रोटेट होते रहें, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते रहें, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में, दूसरी ब्रांच से तीसरी ब्रांच में, फिर हो सकता है बाद में उसको वापस भी लें। लेकिन आपके जो बाकी एम्प्लॉयज़ हैं वो भी तो रोटेट हो चुके होंगे उस दौरान। आप अगर चौथी पांचवी ब्रांच से वापस पहली ब्रांच में आ गए तो बाकी जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी इसी तरह रोटेट हो रहे होते हैं। अब एक कैशियर है, कैशियर एक ब्रांच से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी ब्रांच में गया, अगेन ही और शी हैज़ कम बैक अगेन बीइंग अ कैशियर ऑन द फर्स्ट ब्रांच। यही चीज़ बाकी एम्प्लॉयज़ के साथ भी चल रही होती है, वर्किंग इन वन ब्रांच, रोटेटेड टू द अदर ब्रांच, थर्ड ब्रांच, फोर्थ ब्रांच, एंड फाइनली ही और शी केम बैक अगेन टू द फर्स्ट ब्रांच। अब हो सकता है कि उस फर्स्ट जो ब्रांच थी उसमें अब कैशियर कोई और हो और अकाउंटेंट कोई और बैठा हो। तो आपकी रोटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वन पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपका रोटेशन का ये भी हो सकता है कि ही शुड आल्सो बीन गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क सम अदर डिपार्टमेंट सो दैट ही और शी कुड हैव एन अंडरस्टैंडिंग टू डू द वर्क। अब फॉर एग्जांपल कोई भी एम्प्लॉय काम जॉब छोड़ के दूसरी जगह चला जाता है तो आपके पास एक ऑल्टरनेट मौजूद है, आप उससे काम ले सकते हैं। आप कहेंगे जी आपने काम किया हुआ है, अब आप ये भी काम करें। तो आप रोटेशन के दो बेनिफिट्स ले रहे हैं। एक ये है कि आप एक जगह किसी को नहीं रख रहे, उसको उसके एम्प्लॉयज़ के साथ एक ताल्लुक ना बन जाए। जब आपका उनके साथ एक रिलेशनशिप डेवलप हो चुका है देन आप वहाँ पर उसको फ्रॉड्स करने के चांसेस बहुत हाई हो सकते हैं। So that is why you are rotating your employees in one area. The other is that कि अगर आपको कोई एम्प्लॉय जॉब छोड़ के चला जाता है तो you can ask that employee being a manager or being an owner of the company कि आपने इस जगह भी काम करना है। तो you are getting 2 points at this stage. Then mandatory vacations, आपने जो वेकेशंस लेनी है वो भी आपकी मैंडेटरी होनी चाहिए। आप एम्प्लॉयज़ को कहेंगे जी आप छुट्टियों पे चले जाएं, आप कहेंगे जी एक वीक के हम आपको हॉलीडेज दे रहे हैं, यू जस्ट गो ओवर देयर, एंजॉय योर लाइफ विद योर फैमिली। अब उसकी जगह जो काम आके करेगा वो चेक कर सकता है कि काम ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जिस बंदे ने अगर कोई फ्रॉड करना है तो आपने उसको मैंडेटरी वेकेशंस पे भेज दिया, अब वो उसके लिए अपॉर्चुनिटी ख़त्म हो गई। उसकी जगह कोई और आके बंदा काम कर रहा है तो जो बाकी लोग हैं वो कॉन्शियस भी हो जाएंगे कि यार ये नया बंदा आ गया यहाँ पे काम करने के लिए, तो इसके साथ तो काम नहीं चल सकता। और कॉन्शियस होने के बाद कुछ ना कुछ वो मिस्टेक ज़रूर कर सकते हैं। हो सकता है उसको अप्रोच करना शुरू कर दें वो कि यार हम मिल के ये काम कर सकते हैं। नाउ दैट एम्प्लॉय कैन टेल टू द मैनेजमेंट और द ओनर दैट दे आर सपोज टू डू दिस काइंड ऑफ वर्क, ये मिसयूज करना चाह रहे हैं एसेट्स को, तो वहां पे भी पता चल जाएगा। सो मैंडेटरी वेकेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस। Fourth one is separating responsibilities for related operations. As I told you in my previous slides that कि आपकी कैश रिसीट्स का एक अलग से पर्सन होना चाहिए और कैश पेमेंट्स का अलग से होना चाहिए।
नंबर 1, फिर आपने जो पेमेंट करनी है उसके अगेंस्ट आप या तो कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं या सर्विसेज ले रहे हैं, तो आपके पास वो पर्सन भी अलग होना चाहिए. यू आर पेइंग कैश, द अदर पर्सन इज रिसीविंग प्रोडक्ट और सर्विसेज. So you are two separate persons. When there is only a single person receiving products and paying cash, so wastage of resources can easily be done, frauds can be done, misuse of resources can easily be done. उसमें से फॉर एग्जाम्पल उसने कोई 10,000 की चीज़ें परचेज की हैं, पेमेंट कर दी उसने 10,000 की, लेकिन उसमें से 2,000 की प्रोडक्ट्स अपने पास ले गया वो. अब वो मेंशन यही कर रहा है कि जी हमने रिसीव कर ली हैं पूरी. अब फिजिकल और है, लिखा हुआ कुछ और है. ये फ्रॉड्स चलते रहते हैं और ये एक बहुत बड़ी अमाउंट बन जाती है. सो देयर शुड बी अ सेपरेशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज विद द रिलेटेड वर्क, रिलेटेड ऑपरेशंस. उसके बाद सेपरेटिंग ऑपरेशंस, कस्टडी ऑफ एसेट्स एंड अकाउंटिंग. ये ऊपर वाले से मिलता जुलता है आपके, लेकिन यहां पर फर्क ये है कि आपके ऑपरेशंस अलग से हो रहे हैं. एक बंदा एक काम कर रहा है, दूसरा बंदा दूसरा काम कर रहा है. ये नहीं है कि एक बंदे ने काम स्टार्ट किया और उसको कंप्लीट कर रहा है. नो, एट दिस स्टेज यू आर डूइंग वन स्टेज एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दैट स्टेज यू हैव गिवन वर्क टू द अदर पर्सन. नाउ द अदर पर्सन वर्क इज डिपेंडेंट ऑन द वर्क ऑफ फर्स्ट पर्सन. सो इट मीन्स दैट कि आपने जो काम कंप्लीट किया, अगला उसको चेक कर रहा है काम ठीक किया कि नहीं किया. अब जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि वर्क डन बाय वन पर्सन इज ऑटोमेटिकली चेक्ड बाय अनदर पर्सन. इट मीन्स आई हैव कंप्लीटेड वन स्टेज, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दैट स्टेज आई हैव गिवन टू द वर्क टू द सेकंड पर्सन हु विल परफॉर्म द सेकंड स्टेज वर्क. अब जब मैंने काम कंप्लीट नहीं किया तो इट मीन्स कि दूसरा काम भी कंप्लीट नहीं कर सकता. नंबर 1, और काम मैंने पूरा किया है, अमाउंट उसमें पूरी मौजूद है, तो दूसरे में काम ठीक हुआ कि नहीं हुआ. यही चीज़ आपकी बैंक्स में होती थी कि आप पहले चेक को वेरीफाई कर रहे होते थे, वेरीफाई करने के बाद वो नेक्स्ट पर्सन को चेक दिया जाता था बैंक के अंदर, वो उसकी अप्रूवल करता था, तीसरा उसके अगेंस्ट कैश पेमेंट करता था. अब 3 people आर इन्वॉल्व्ड, 3 employees आर इन्वॉल्व्ड इन द कैश पेमेंट ऑफ अ चेक. अब क्योंकि कंप्यूटराइज सिस्टम है तो उसमें अब हो नहीं सकता इस तरीके से, क्योंकि यू हैव अ डबल एंट्री सिस्टम कि आपने रिकॉर्ड किया, चेक आया, अब कैश पेमेंट भी हो रही है प्लस रिकॉर्डिंग भी कई जगह पे हो रही होती है. फिर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बन रही होती है और आपने खुद देखा होगा कि बैंक्स की स्टेटमेंट्स आती हैं. देन कस्टडी ऑफ एसेट्स दैट हैव अ सेपरेट पर्सन. अब सेपरेट पर्सन से मुराद कस्टडी क्या है? आपकी जो इक्विपमेंट है उसका रिकॉर्ड किसी और के पास है और फिजिकली वो किसी और के पास मौजूद है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ माई ओन ऑफिस in the ComSats, I have a computer which is the custody of the ComSats Institute of Information Technology, but in writing it is written in the purchase department, store department. अब स्टोर डिपार्टमेंट अलग है, मैं उस कंप्यूटर को फिजिकली यूज कर रहा हूँ. इन केस मेरे पास ही उसका रिकॉर्ड होता और मैं ही उसको यूज कर रहा होता, तो फिर मेरे लिए उसको अपने पर्सनल पर्पसेस के लिए यूज़ करना आसान होता. मैं उसको अगर वहाँ से उठाकर घर में भी ले जाता तो देयर इज़ नो चेक. सो स्टोर डिपार्टमेंट इज़ अ सेपरेट डिपार्टमेंट एंड माय ऑफिस हैज़ अ सेपरेट डिपार्टमेंट विच इज़ इन द बिजनेस मैनेजमेंट साइंसेज डिपार्टमेंट. सो ऑल द एसेट्स आर रिकॉर्डेड इन द स्टोर डिपार्टमेंट वेयर एज फिजिकली दे आर इन द मैनेजमेंट साइंसेज डिपार्टमेंट. फिजिकली आपके एसेट्स मैनेजमेंट साइंसेज में पड़े हुए हैं और उसकी राइटिंग में आपके स्टोर डिपार्टमेंट में है. सो वेन एवर आई हैव टू रिटर्न दैट एसेट्स आई विल फिजिकली गिव देम, फिजिकली आई विल हैंड ओवर देम बैक टू द स्टोर डिपार्टमेंट और वहां पर उनसे मैं रिसीट भी लूंगा. कहीं वो फिजिकली और उसमें इन राइटिंग में जो आपके रिकॉर्ड्स में मौजूद है उसमें वो मिस कैलकुलेशंस ना कर दें, अपने पर्सनल पर्पसेस के लिए उसको यूज ना कर लें. तो मैं उनसे प्रॉपर रिसीट लेकर अपने पास रखूंगा, कहीं वो मेरे नाम पर उसको मिसयूज ही ना करते रहें. सो द कस्टडी ऑफ एसेट्स हैव अ सेपरेट पीपल. फिजिकल किसी और के पास हो, रिकॉर्ड उसका किसी और के पास मौजूद हो. देन एन अकाउंटिंग सिस्टम, और उसका अकाउंटिंग सिस्टम भी सेम इसी तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है ये आपके अकाउंटिंग सिस्टम के थ्रू हो रही है. देन प्रूफ्स एंड सिक्योरिटी मेजर्स.
आपने प्रॉपर प्रूफ्स के साथ काम करना है, आपके पास प्रॉपर एविडेंसेस होने चाहिए। आपने फॉर एग्जांपल कहीं पे पेमेंट की, उसकी कोई रिसीट ली है आपने, कोई एविडेंस आपके पास क्या है, आपने कहीं पे पेमेंट की है, बाद में कहीं आपको जिसको आपने पेमेंट की है वो आपसे दोबारा पूछ ले कि जी यू हैव टू पे दिस मनी, नाउ आई विल शो द रिसीट दैट यस दिस अमाउंट हैज बीन गिवन टू यू एंड आई हैव दैट रिसीट विद योर प्रॉपर सिग्नेचर्स एंड स्टैंप्स। तो प्रॉपर आपने कहीं पे पेमेंट की हो तो उसकी रिसीट्स और आपने उसके एविडेंसेस रखने होंगे, और प्रॉपर आपने उसको सिक्योर भी किया होगा, आपके पास सिक्योरिटी मेजर्स भी होने चाहिए, उसके प्रॉपर रिकॉर्ड हो, सिक्योर कर रहे हैं आप उसको। फिर नोबडी इज अलाउड टू ब्रिंग ऑल द एसेट्स, फिजिकल एसेट्स टू आउट ऑफ द प्रीमिसेस ऑफ द बिजनेस। मैं अपने कंप्यूटर को ये ना हो कि अपने घर में ले जाऊं, क्योंकि आई हैव टू पास द डोर एंड दैट डोर कीपर और गार्ड ऑफ द बिजनेस or organization must look that this is the property of the COMSATs and why you are bringing that property to the personal use at your home. जब भी मैं उस दरवाजे से निकलूं तो आई शुड हैव एन एम्प्टी हैंड्स, ये ना हो कि मैं कंप्यूटर उठा के लेके जा रहा हूं या कोई और फर्नीचर उठा के लेके जा रहा हूं मैं, उसकी प्रॉपर सिक्योरिटी होनी चाहिए। आप प्रेमिसेस को क्रॉस ना कर सकें इन पर्सनल एसेट्स के साथ, कोई भी एम्प्लॉय ना कर सके। सो दीज आर द कंट्रोल प्रोसीजर्स। देन इन सेपरेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर रिलेटेड ऑपरेशंस, एज आई टोल्ड यू दैट यू शुड हैव अ कंप्लीट स्टेप्स, जिसमें आपके पास, मैंने आपको बताया कि फिंगर टिप्स पे आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए आपके पास। कंपिटेंट पर्सनल होना चाहिए, रोटेटिंग ड्यूटीज होनी चाहिए आपकी, मैंडेटरी वेकेशंस पे आपने भेजना है। देन separating responsibilities for related operations, finally separating operations custody of assets, then proof and security of measures. You have to adopt all these things in your control procedures. Then otherwise क्या होगा, if you are not following these procedures, what could happen? आपके क्या वो abuses हो सकते हैं, क्या आपको वो फेस करना पड़ जाता है। नंबर 1, order may be placed on the basis of friendship विद द सप्लायर, जिस तरह हमारे पास नॉर्मली होता है गवर्नमेंट लेवल पे, कि आपने किसी को ऑर्डर दे दिया है बेस्ड अपॉन योर फ्रेंडशिप एंड रादर देन ऑन प्राइस, क्वालिटी एंड अदर ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स, या उसके जो फीचर्स होते हैं। खैर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में आपने काम वो करना है विच इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस। इफ you are not applying these control procedures as mentioned here, that you could give the order to the based upon your friendship. अब आप दोस्ताना तौर पे being an employee आप कहेंगे कि नहीं वो बंदा ठीक काम करता है, उसके पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो ठीक है, अब एक पर आप रिलाई करें। एंड इन द बिजनेस प्रोसीजर्स यू आर नॉट सपोज टू रिलाई ऑन वन पर्सन, ऑन अ वन बिजनेस, यू हैव टू टेक कोटेशंस फ्रॉम द डिफरेंट बिजनेसेस। अब एक आपको प्राइस हाई दे रहा है लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी है उसकी, जो उसका जो लाइफ टाइम उस प्रोडक्ट का वो बहुत ज्यादा है। दूसरा कम प्राइस है लेकिन क्वालिटी भी कम है। अब अगर अपने फ्रेंड को जिसकी प्राइस कम है, आप कहेंगे कि इसकी प्राइस दूसरे की निस्बत कम है, बट यू हैव टू सी द फीचर्स एज वेल, कि उसकी फीचर्स क्या हैं। प्राइस तो कम है लेकिन फीचर्स भी उसके नहीं है, देन व्हाट इज अ बेनिफिट फॉर दैट। If you will not apply the control procedures, you can give orders based upon your friendship. तो आपके पास ये इशू हो सकता है। The quantity and the quality of supplies received may not be verified. As I give you an example, कि आपने ऑर्डर दिया, अब सेपरेट ड्यूटीज आपकी नहीं है, तो फिर क्या होगा। अब आपने रिसीव कुछ और फिजिकली कुछ और किया है लेकिन पेमेंट आप किसी और अमाउंट से कर रहे हैं। अगर एक इंडिविजुअल इसको कंट्रोल कर रहा है तो आपने 10 आइटम्स रिसीव करने थे 10,000 के, 10,000 तो आपने पेमेंट कर दी है उसको, लेकिन आइटम्स आप 10 रिसीव करके 8 उसमें से 2 आप अपने पास रख रहे हैं, फिजिकली 8 बिजनेस के अंदर लेके आ रहे हैं। तो आपने उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को चेक किया। अब इन केस अगर आप फिजिकली नहीं, आप फिजिकली छोड़ देते हैं,
आप कहते हैं कि फिजिकली 10 ही हमारे पास आ गए हुए, तो फिर हु विल चेक द क्वालिटी? आप कहें कि एवरीथिंग इज ओके, बीइंग एन एम्प्लॉय and I am giving an order, I have to pay the money and then still I have to receive that product. तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि आप कहेंगे कि क्वालिटी इज ओके, फिजिकली आपने पूरा कर दिया लेकिन क्वालिटी इसकी डिफरेंट है, तो अगेन यहां पर एक प्रॉब्लम आ जाएगी। जिस प्राइस पर आपने वो चीजें खरीदी हैं, क्या वो उस प्राइस के मुताबिक हैं या नहीं है, या डिटीरियोरेटेड या लेस क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं आपकी वो जो आप परचेज कर रहे हैं। Then causing payment for supplies not received or poor quality supplies, as I told you. Then third point is supplies may be stolen by the employees. ये भी हो सकता है जब आपके पास रिकॉर्ड कहीं और है, फिजिकली कहीं और है। अब एक ही आदमी अगर ये काम कर रहा है तो आराम से चोरी हो सकता है, तो फिर आप किस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाएंगे उसकी? Who would be the responsible for that stolen products? अब आपका एसेट फॉर एग्जाम्पल मेरे पास था, चोरी हो गया हुआ है, आई वुड बी रेस्पॉन्सिबल। When I am writing, I am a storekeeper for example, and I am writing, I am keeping all the records. I am not responsible for that. जिसके पास वो चोरी हुआ है, he would be responsible, he or she would be responsible कि ये चोरी कैसे हो गया। So, separation of duties would give you an opportunity to properly check out your assets. कि फिजिकली कहाँ है और रिकॉर्ड में कहाँ मौजूद है। अब एक बंदा होगा तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर कैसे लगा सकते हैं, लेकिन जब आपके पास सेपरेट ड्यूटीज हैं, सेपरेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो फिर आप इजीली उसको चेक कर सकते हैं कि ये दिस पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल। देन फोर्थ वन इज वैलिडिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ इनवॉइसेस मे बी वेरीफाइड केयरलेसली। अब आपके पास व्हेन यू हैव टू सेपरेट पर्सन्स and one is paying, the other is getting the receipt. आपने पेमेंट की, अगले ने रिसीट रख ली अपने पास, तो फिर उसको कौन वेरीफाई करेगा? अगर दो लोग हैं तो दैट कैन बी इजीली वेरीफाइड। आप देखें कहीं पे भी आप बैंक में कोई डिपॉजिट करवाते हैं तो उसकी 3 या 4 रिसीट्स होती हैं। आपने फॉर एग्जांपल अपनी जो सेमेस्टर की फीस जमा करवाई है, वो रिसीट आपकी दैट कंसिस्ट ऑफ 4 पेजेस। उसमें लिखा होता है 1 इज फॉर द कस्टमर और स्टूडेंट कॉपी, उसमें बैंक कॉपी, फिर आपकी यूनिवर्सिटी कॉपी और फिर अगेन बैंक रिकॉर्ड कॉपी। जो आप बैंक रिकॉर्ड कॉपी आपके पास 2 हैं, आपके पास जो यूनिवर्सिटी की है वो 1 कॉपी है। अब बैंक 3 रख लेगा और 1 स्टूडेंट को वापस कर देता है। अब 2 बैंक ने अपने पास रखी, 1 उसके ब्रांच में रहेगी और 1 वो फर्दर हेड ऑफिस में भेज देंगे और 1 यूनिवर्सिटी के पास। नाउ यू कैन सी दैट यू हैव अ 4 कॉपीज एंड दे कैन इजीली बी वेरीफाइड। अब फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी से वो आपकी रिसीट गुम हो जाती है, देन व्हाट विल हैपन कि वो आप आराम से शो कर सकते हैं मैनेजमेंट को जाके या जो एडमिनिस्ट्रेशन है कि भाई आई हैव पेड दिस फीस, Why you are asking me again? Because I have already paid। उसके ऊपर बैंक की स्टैंप लगी होगी। तो यहां पर वेरिफिकेशन हो रही है जब आपके पास 2, 3, 4 से ज्यादा चीजें आप कर रहे होते हैं। So I hope that now if you will not adopt the separation of duties, these 4 abuses or these issues could be arise. Then separating operation of custody of assets and accounting। ये क्या आपको बताता है? आपने कस्टडी ऑफ एसेट्स, आपके पास इंडिपेंडेंट चेक आएगा। आपके पास फर्स्ट वन इज द कस्टडी ऑफ एसेट्स, इंडिपेंडेंट चेक आपके पास अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। कस्टडी किसी और के पास है, उसके ऊपर इंडिपेंडेंट चेक मौजूद है, फिर आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में क्या है? वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड से आपके ऑपरेशंस होते हैं। आप वापस ऑपरेशंस डिपार्टमेंट को कहते हैं, ऑपरेशंस डिपार्टमेंट कहता है अकाउंटिंग को कि जी हमें इतनी चीजें चाहिए, वो वापस उसको कहते हैं कि जी ये एसेट्स मौजूद है, आप इनको यूटिलाइज करें। अब किस प्रोसेस के थ्रू आ रहा है? दरमियान में इंटरमीडिएरी शामिल है, बिकॉज अकाउंटिंग कीप्स ऑल द रिकॉर्ड्स, यूजेस ऑफ एसेट्स, कितने एसेट्स मौजूद हैं आपके पास प्रॉपर एक रिकॉर्ड मौजूद है, आप वो सारे का सारा काम कर रहे होते हैं।
आपके पास अकाउंटिंग में प्रॉपर वो चीज़ें रिकॉर्ड हैं कि आपने कितना यूटिलाइज किया एसेट्स को, अब आपके पास कितने एग्जिस्ट करते हैं वो। बिकॉज every department must have an independent check. There is no relationship between these departments. Every department is separate, and within these department there is always an accounting check, because physical and in records they must have a separate things. They must be in a separate department. आपके पास रिकॉर्डिंग अलग हो रही है और फिजिकल अलग हो रही है, और फिर उसके बाद उन एसेट्स के ऊपर ऑपरेशंस अलग से हो रहा है, जिसमें आपने अपनी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बनानी होती हैं। आप प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर हो रही हैं प्रोडक्ट्स, तो आपने प्रॉपर रिक्विजिशन करते हैं। रिक्विजिशन का रिकॉर्ड अकाउंटिंग डाटा में होता है। फिर उसकी अप्रूवल होती है। अप्रूवल होने के बाद प्रोडक्ट्स या जो इन्वेंट्री होती है वो दे दी जाती है ऑपरेशंस डिपार्टमेंट में। अगेन कितनी आपने इन्वेंट्री दी है, दैट इज कैलकुलेटेड इन द अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। So each department has an independent check. अब operations में कितना यूटिलाइज हुआ, that is mentioned in the custody of assets. कि आपके पास वो इन्वेंट्री पड़ी थी, अब आपने ऑपरेशंस किया, ऑपरेशंस करने के बाद अगेन देयर वुड बी इंडिपेंडेंट चेक कि अब आपके पास कितनी मौजूद है। 10,000 की आपके पास ऑपरेशंस में यूज हुई है, यहाँ पर आपकी उस वक्त 20,000 थी, अब रिमेनिंग आपके पास अगेन 10,000 रह गई है। So there is always an independent check between the departments that is done through the accounting records. Then monitoring, elements of internal control. Again, this is a very important point. As I told you in detail that there should be a complete all the time monitoring of your operations. के दरमियान में कहीं पे कोई discrepancy आई, you directly check. कैसे करते हैं आप लोग? वार्निंग आपको क्या होंगी, क्लूज टू द पोटेंशियल प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं, वो वार्निंग साइंस क्या होते हैं कि आप चेक कर सकते हैं कि इज देयर समथिंग रॉन्ग विद ऑपरेशंस, इंटरनल कंट्रोल में कहीं प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रहा। वो कैसे चेक करेंगे? वार्निंग साइंस विद रिगार्ड्स टू द पीपल, बिकॉज एज आई टोल्ड यू दैट ऑर्गेनाइजेशंस आर मेड थ्रू द ह्यूमन बीइंग्स एंड ह्यूमन बीइंग्स कैन मेक द मिस्टेक्स। अब वो आप कैसे पता चलेंगे? एब्रप्ट चेंजेस इन लाइफस्टाइल। आई थिंक दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि पहले बंदे का लाइफस्टाइल क्या था, अब क्या लाइफस्टाइल है। आप टीवी चैनल्स पर देखते रहते हैं कि एक एम्प्लॉय ये काम कर रहा था, अचानक उसके अंदर इतना चेंज आ गया हुआ, उसका घर भी बहुत अच्छा हो गया है, गाड़ी भी चेंज हो गई है, उसका एड्रेस भी चेंज हो चुका है। तो यू कैन ईजीली अंडरस्टैंड दीज आर द वार्निंग साइंस दैट ये इसकी तो सोर्स ऑफ इनकम इतनी, इसको तो हम सैलरी इतनी देते हैं, इतनी सैलरी में ये बंदा इतने काम नहीं कर सकता। That is a warning sign. Then close social relationships with the suppliers. ये डायरेक्ट फोन क्यों करता है सप्लायर को? ये जो आपका मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, ये जो लेबर है, ये डायरेक्ट सप्लायर को फोन करता है। This is also a warning sign. He doesn't have any relationship. Why he or she is calling and supplier is directly calling? अब आप अक्सर देखें कहीं पे भी जाएं तो वो कहते हैं जी बिल कुछ और बनाएं और उसके अमाउंट कुछ और लिखें और फिजिकली कुछ और ले रहे होते हैं। तो आपका जो परचेजिंग डिपार्टमेंट है उसका काम है सप्लायर के साथ कांटेक्ट करना। जो बंदा मैन्युफैक्चर कर रहा है, जो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में, उसका तो काम भी नहीं है सप्लायर के साथ, तो उसका आपस में क्या रिलेशनशिप हो गया? देयर इज ऑल्सो अनदर वार्निंग साइन। देन रिफ्यूजिंग टू टेक अ वेकेशन। As I told you in my previous slides that there should be a mandatory vacations. लेकिन एक बंदा इनकार कर रहा है, मैं नहीं जा रहा vacations पे, then you must observe why he or she is not going for the vacations. क्या रीज़न हो सकती है? छुट्टी हर एक को अच्छी लगती है, हर बंदा कहता है कि I should go on the vacations. उसको डर ये हो सकता है कि कहीं पे पीछे डिटेक्ट ना हो जाए, या जो टाइम पीरियड उसने रखा होता है कि इस टाइम में ये काम करूंगा और वो वेकेशंस के दौरान आ रहा हो काम। तो दो ही एस्पेक्ट हो सकते हैं, एक ये है कि मेरा कहीं फ्रॉड डिटेक्ट ना हो जाए तो इसलिए मैं छुट्टी पे नहीं जाता। दूसरा ये है कि उसने कोई टाइम पीरियड रखा हुआ है। आप अक्सर, मैंने बताया आपको, गार्ड्स इन्वॉल्व होते हैं किसी भी बैंक में रॉबरी के लिए, तो वो आप उसको अगर छुट्टी पे भेज देंगे तो उसका तो टाइम पीरियड ही निकल गया दरमियान में से। सो दैट इज आल्सो अ वार्निंग साइन
देन एक्सेसिव यूज़ ऑफ अल्कोहल एंड ड्रग्स, ये पाकिस्तान में ज़रा कम होता है इसका, पाकिस्तान में नहीं कह सकते, यूरोप के कंट्रीज़ में होता है, क्योंकि हम सारे का सारा टेक्स्ट जो यूरोपियन बुक से ले रहे हैं, तो वो उसमें भी हो सकता है कि उसके ये आपके लाइफस्टाइल से ही रिलेटेड है. सो आई डोंट नीड टू गो इन द डिटेल ऑफ दैट. फिफ्थ पॉइंट, देन वी हैव मिसिंग डॉक्यूमेंट्स आर गैप इन द ट्रांजैक्शन नंबर्स. आप जो नंबर्स लगा रहे होते हैं, मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि आपके पोस्टिंग रेफरेंस होता है in your journals and your ledgers. There is always a posting reference. Is there any posting reference missing? कहीं पे कोई मिस तो नहीं हो रहा? जब ये मिस हो रहा होता है तो then there could be something wrong. कोई पेज तो नहीं निकल के दरमियान में से. आप 30 तारीख से आप 28 तारीख से डायरेक्ट 31 तारीख पे चले गए, दरमियान के पेजेस कहाँ हैं? वो कहाँ चले गए? तो पेज नंबर्स का मिस होना, डॉक्यूमेंट्स का मिस होना, दैट इज आल्सो अ वार्निंग साइन. देन एन अनयूजुअल इंक्रीज इन द कस्टमर रिफंड्स. क्यों आ रहा है वापस हर चीज़? क्योंकि आपके पास जो रिटर्न प्रोडक्ट्स होती हैं उनकी कैलकुलेशंस एज सच इतनी नहीं होती जितनी आप सेल आउट कर रहे थे उनकी होती है, क्योंकि वो कहते हैं कि जी ये आपकी डैमेज प्रोडक्ट्स हैं तो इनकी रिकॉर्ड करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती. लेकिन आपने चेक करना है कि वो जो अनयूजुअल आपकी रिफ़ंड हो रही हैं चीज़ें, नंबर 1 चीज़ें भी आपकी जो प्रोडक्ट्स भी, प्लस उसके अगेंस्ट आप पेमेंट कर रहे होते हैं. वापस ज़ाहिर है आपने प्रोडक्ट वापस लिया, उसके अगेंस्ट आपने पेमेंट करनी है. वो जो रिफ़ंड कर रहे होते हैं आपने उसको भी चेक करना है कि इतनी ज़्यादा अगर रिफ़ंड हो रहा है तो फिर ये अमाउंट कैसे जा रही है, इतनी अमाउंट क्यों हो रही है. देन डिफरेंस बिटवीन डेली कैश रिसीट्स एंड बैंक डिपॉजिट्स. जब आप बैंक रिकॉन्सिलिएशन कर रहे होते हैं तो दैट टेल्स यू दैट व्हाई देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ बैंक रिसीट्स एंड आवर कैश रिसीट्स विच वी हैव डिपॉजिटेड. आपने दोनों बुक्स रखनी होती हैं. आपकी एक कैश रिसीट होती है जो आप अपने पास मेंटेन करते हैं, दूसरी बैंक रिसीट्स होती हैं कि जो आपने डिपॉजिट करवाया है वो बैंक आपको रिसीट्स वापस करता है. तो दैट मस्ट बी टैली. टैली नहीं है तो अगेन दैट इज आल्सो अ वार्निंग साइन कि वो कैश कहाँ गई है जो टैली नहीं हो रही, जो आपने डिपॉजिट करवाई थी. देन सडन इंक्रीज इन द स्लो पेमेंट्स. डिलेड क्यों है ये इतनी? क्या वजह है कि ये डिलेड है आपकी? आपने तो पेमेंट कर दी जो करनी थी, एक ये साइड है. दूसरी साइड ये है कि आपने रॉ मटेरियल परचेज किया था और आप उसको पेमेंट नहीं कर रहे, लेकिन आपके रिकॉर्ड में वो पेमेंट हो रही. तो डिलेड होने में आप डिस्क्रिपेंसीज चेक कर सकते हैं कि आप टाइमली, जब आपका एक टाइम है पेमेंट करने का, आप क्यों नहीं कर रहे हैं पेमेंट, उसको क्यों डिले किया गया? क्या वो कैश आपने पर्सनल यूज के लिए तो नहीं यूज कर लिए? देन बैकलॉग इन रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस. पुराने रिकॉर्ड्स आप लिख रहे होते हैं, मतलब डेट आपने ये किया था 5 तारीख को और आज है 15 तारीख, आज उसकी रिकॉर्डिंग क्यों कर रहे हैं? वो 5 वाली दरमियान में ऊपर नीचे जब वो आपकी डेट्स लिखी जाएंगी तो आराम से उसकी ट्रांजैक्शंस को मिसलीड किया जा सकता है. तो दिस इज डिफरेंस बिटवीन दीज थिंग्स. देन दिस इज ऑल अबाउट आवर इंटरनल कंट्रोल, व्हाट वी हैव स्टडीड इन दिस lecture. This is all about internal control system. You started from the basic accounting system in which we made the analysis of your whole business, and then you design your accounting system. Based upon the designing, you implement it. डिज़ाइन करने के बाद आपने उसको इम्प्लीमेंट किया, और इम्प्लीमेंट करने के बाद फिर उसको चेक कर रहे हैं क्या ये आपके एनालिसिस के मुताबिक था कि नहीं था. This feedback will help you to give a proper comparison between the analysis and implementation. Then we have gone through objectives of internal control. What were the objectives of internal control? We have gone through 3 basic objectives. वो कौन कौन से थे? We have gone through. Then elements of internal control. We studied about 5 elements in which the more important was control procedure, जिसकी हमने further slides भी पढ़ी. Then अगर आप ये procedure adopt नहीं करेंगे then you have an abuses or consequences. क्या हो सकते हैं? We have already gone through. Then finally clues to the potential problems.
फिर क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, वी हैव आल्सो स्टडीड अबाउट इट. दिस इज एंड ऑफ lecture number 16, and few topics we have taken from the chapter number 5. So I hope that you have properly understand this lecture number 16 about internal control. So we will start our next lecture from the different special journals and subsidiary ledgers. So up to that, thank you very much, and inshallah we will meet on lecture number 17, which is also a part of. So thank you very much again, and take care. Allah Hafiz.